हैरी पॉटर और माया पंछी का समूह। अध्याय 1। डडली पर हमला। गर्मियों के मौसम का अब तक का सबसे गर्म दिन था। प्रिवेट ड्राइव के बड़े चौकोर मकानों में उनींदी खामोशी पसरी हुई थी। जो कारें आमतौर पर चमचमाती रहती थीं वो भी इस समय पोर्च में धूल खा रही थीं। जो लॉन हरे भरे नजर आते थे इस वक्त सूखे और पीले दिख रहे थे, क्योंकि सूखा पड़ने के कारण होस पाइप के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी। प्रिवेट ड्राइव के निवासी आमतौर पर कार धोने और लॉन तराशने के काम में ही जुटे रहते थे। इन कामों से महरूम होने के कारण उन्होंने अपने ठंडे मकानों की छाया में शरण ले ली। हवा को आमंत्रित करने के लिए उन्होंने खिड़कियों के पल्ले पूरे खोल रखे थे। हालांकि ये अलग बात थी कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। सिर्फ एक ही व्यक्ति बाहर नजर आ रहा था। वो एक किशोर था जो 4 नंबर के मकान के बगीचे की क्यारी में पीठ के बल लेटा हुआ था। दुबला पतला लड़का, उसके बाल काले थे, चश्मा लगा रखा था। उसका हुलिया अजीब सा था, जैसे वो बहुत ही कम समय में बहुत लंबा हो गया हो। उसकी फटी जीन्स गंदी थी, उसकी ढीली ढीली टी शर्ट का रंग उड़ चुका था, उसके जूतों के सोल उखड़ रहे थे। वो हैरी पॉटर था। उसका हुलिया पड़ोसियों को रास नहीं आता था, जो ये सोचते थे कि खराब हुलिये वालों को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन आज शाम को हैरी एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए मकान के सामने से गुजरने वाले उसे देख नहीं सकते थे। सच तो ये था कि उसे सिर्फ तभी देखा जा सकता था जब उसके वॉर्नन अंकल या पिटूनिया आंटी अपने लिविंग रूम की खिड़की से सिर बाहर निकालकर नीचे क्यारी में झांकी। हैरी खुद को शाबाशी दे रहा था कि उसके मन में यहाँ छिपने का विचार आया। हालांकि कड़क और तपती जमीन पर लेटना बहुत आरामदेह नहीं था, लेकिन उससे ये फायदा था कि कोई भी उसे गुस्से से घूर नहीं सकता था, उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। लेकिन ऐसा लगता है उसके मन की बात खुली खिड़की से फड़फड़ाती हुई अंदर घुस गई, क्योंकि उसी समय हैरी के अंकल वर्नन डजली की आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर अच्छा लगा कि लड़के ने यहाँ बैठना छोड़ दिया है। वैसे वो है कहाँ? क्या पता, घर में तो नहीं है, पिटूनिया आंटी ने बिना किसी चिंता के कहा। वर्नन अंकल गुर्राने लगे। न्यूज़ देखने चला है। मैं जानता हूँ कि आखिर वो क्या चाहता है, जैसे किसी सामान्य बच्चे को ये परवाह होगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। डडली को तो पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे लगता है वो तो ये भी नहीं जानता होगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। वैसे भी उसके जैसे लोगों को हमारी न्यूज़ से क्या लेना देना हो सकता है। वर्नन, धीरे, खिड़की खुली हुई है। ओह हाँ, सॉरी डियर। डजली दंपत्ति खामोश हो गए। हैरी ने नाश्ते का विज्ञापन सुनते हुए बाहर देखा कि पड़ोस की विस्टीरिया वॉक में रहने वाली बिल्ली प्रेमी बुढ़िया मिसेस फिग धीरे धीरे चलती हुई पास से गुजर गईं। उनकी भ्रुकुटियां चढ़ी हुई थीं, वो कुछ बुदबुदा रही थी। हैरी बहुत खुश हुआ कि वो झाड़ी के पीछे छिपा है। तभी वर्नन अंकल की आवाज़ खिड़की से दोबारा तैरती हुई आई। डडली चाय नाश्ते के लिए बाहर गया है? पोल किसके यहाँ गया है? उसके बहुत सारे दोस्त हैं, सभी उसे पसंद करते हैं। पिटूनिया आंटी की बात सुनकर हैरी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया था। डडली अपने माता पिता को खूब बेवकूफ़ बना रहा था। उन्होंने डडली के इस सफ़ेद झूठ पर आसानी से विश्वास कर लिया था कि वो गर्मी की छुट्टियों में हर शाम को अपने गैंग के अलग अलग लड़कों के घर चाय नाश्ते पर जाता है। हैरी अच्छी तरह जानता था कि डडली चाय नाश्ते पर कहीं नहीं जाता। इसके बजाय वो और उसका गैंग हर शाम को पार्क में तोड़ फोड़ करते थे, नुक्कड़ों पर सिगरेट पीते थे और वहाँ गुजरने वाली कारों और बच्चों पर पत्थर फेंकते थे। लिटिल विंगिंग में शाम को घूमते समय हैरी ने उनकी कारस्तानी देखी थी। दरअसल हैरी की ज़्यादातर छुट्टियां सड़कों में खाक छानते ही बीती थी, क्योंकि वो रास्ते के कूड़ेदानों में अखबार खोजता रहता। जब 7 बजे की न्यूज़ के शुरू होने का संगीत हैरी के कानों में पहुंचा तो उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। शायद 1 महीने के इंतज़ार के बाद आज रात उसे सही खबर सुनने को मिलेगी। स्पेन के सामान ढोने वालों की हड़ताल दूसरे सप्ताह भी जारी है। इस वजह से बहुत सारे पर्यटक हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। ये सुनते ही वर्नन अंकल गुर्रा कर बोले, मैं तो कहता हूँ उन्हें जिंदगी भर घूमने दो। कोई बात नहीं। बाहर क्यारी में हैरी के पेट में मरोड़ ठीक हो गई। अगर कोई बड़ी घटना हुई होती तो न्यूज़ में सबसे पहले आती। मौत और तबाही फंसे हुए पर्यटकों से
ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी और चमकते हुए नीले आसमान को देखा। इस गर्मी उसका हर दिन इसी तरह गुजरा, तनाव, आशंका, कुछ समय की राहत और फिर से तनाव। वो यूं सुनता था। उसने सोचा कि शायद कहीं कोई छोटा सुराग छुपा हो जिसके महत्व को मगलू ना पहचान पाए हों, लेकिन अचानक गायब हो गया या कोई अजीब दुर्घटना हो गई हो। लेकिन हड़ताल के बाद दक्षिण पूर्व के सूखे की खबर आई, जिससे सुनकर वर्नन अंकल बोले, मुझे उम्मीद है हमारा पड़ोसी सुन रहा होगा। वो सुबह 3 बजे उठकर पौधों को चोरी से पानी देता है। फिर एक हेलीकॉप्टर की खबर आई जो दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा था। इसके बाद एक मशहूर अभिनेत्री की उसके पति के साथ तलाक की खबर आई। हैरी ने शाम के दहकते आसमान की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी जब समाचार पढ़ने वाली बोली, और अंत में बंगी द बजी ने इस तपती गर्मी में राहत पाने का एक नया तरीका खोज लिया है। बंगी बांसरले के 5 फेदर्स में रहता है। उसने वाटर स्कीइंग सीख ली है। इस बारे में मेरी डोरकिंस की रिपोर्ट। हैरी ने आंखें खोल ली। अगर खबरें वाटर स्कीइंग तक पहुंच गई हैं तो अब कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं आ सकती। उसने करवट बदली और सावधानी से पेट के बल लेट गया। फिर खिड़की के नीचे से रेंग निकली। वो घुटनों और कोहनियों के बल उठा। वो अभी मुश्किल से 2 इंच ही हिला होगा कि तभी एक साथ कई घटनाएं हुई। खामोशी में एक तेज आवाज गूंजी जैसे किसी की बंदूक की गोली चली हो। पोर्च में खड़ी एक कार के नीचे एक बिल्ली निकली और भागती हुई ओझल हो गई। डजली दंपत्ति के लिविंग रूम में कोई चीखा। किसी ने गुस्से में गाली दी और चीनी मिट्टी के बर्तन के टूटने की आवाज आई। जैसे हैरी इसी संकेत का इंतजार कर रहा था, वो तेजी से उछलकर खड़ा होने लगा। उसने अपनी जीन्स में से छड़ी इस तरह बाहर निकाली जैसे म्यान में से तलवार। इससे पहले वो पूरी तरह खड़ा हो पाता, उसके सिर का ऊपरी हिस्सा डजली दंपत्ति की खुली खिड़की से टकरा गया। इससे जो धमाका हुआ उसे सुनकर पिटूनिया आंटी जोर से चीखने लगी। हैरी को लगा उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानना चाहता था कि वो आवाज कहाँ से आई थी। वो अभी ठीक से खड़ा नहीं हुआ था कि तभी 2 बड़े बैंगनी हाथ खुली खिड़की से बाहर निकले और उसके गले पर आकर जम गए। उससे छिपा लो अभी, किसी के देखने से पहले, वर्नन अंकल हैरी के कान में गुर्राए। मुझे छोड़ दो, हैरी ने हाँफते हुए कहा। कुछ पल तक वो दोनों जूझते रहे। हैरी ने बाएं हाथ से अंकल की मोटी मोटी उंगलियों को हटाने की कोशिश की। दाएं हाथ में अपनी छड़ी कसकर पकड़ रखी थी। जब हैरी के सिर का दर्द बहुत तेज हो गया तो वर्नन अंकल ने चीख कर हैरी को इस तरह छोड़ा जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। उन्हें ऐसा लगा कि उनके भांजे से कोई अदृश्य शक्ति निकल रही थी जिसकी वजह से उसे पकड़े रखना संभव नहीं था। हाँफता हुआ हैरी झाड़ी की तरफ गिर गया, उठकर खड़ा हुआ और चारों तरफ घूरने लगा। हैरी ने छड़ी जीन्स में रख ली और मासूम दिखने की कोशिश की, क्योंकि आसपास के मकानों की खिड़कियों से कई चेहरे बाहर झांकने लगे थे। कितनी प्यारी शाम है, वर्नन अंकल ने चिल्लाकर 7 नंबर वाली महिला की तरफ हाथ हिलाया, जो अपने जालीदार पर्दों के पीछे से गुस्से में घूर रही थी। क्या आपने किसी कार के बैकफायर करने की आवाज सुनी थी? उसे सुनकर मैं और पिटूनिया तो चौंक गए थे। वो भयानक तरीके से खींचे निपोरते रहे जब तक कि सभी उत्सुक पड़ोसी अपनी खिड़कियों में गायब नहीं हो गए। उन्होंने गुस्से से हैरी को इशारे से अपने पास बुलाया। हैरी कुछ कदम पास गया, लेकिन वो जानबूझकर थोड़ी दूर पर रुक गया। इस हरकत का क्या मतलब है लड़के? वर्नन अंकल ने गुस्से में कांपती आवाज में पूछा। किस हरकत से? हैरी ने ठंडेपन से पूछा। वो सड़क पर दाएं बाएं नजर दौड़ा रहा था और आवाज करने वाले को देखने की उम्मीद कर रहा था। हमारे घर के ठीक बाहर गोरी चलने जैसी आवाज क्यों हुई है? मैंने वो आवाज नहीं की, हैरी ने दृढ़ता से कहा। पिटूनिया आंटी का दुबला और घोड़ी जैसा चेहरा वर्नन अंकल के चौड़े बैगनी चेहरे के पास आ गया। वो आग बबूला दिख रही थी। तुम हमारी खिड़की के नीचे क्यों छुपे थे? न्यूज़ सुन रहा था, हैरी ने सच्चाई बताते हुए कहा। न्यूज़ सुन रहे थे? एक बार फिर से? हैरी बोला, न्यूज़ हर दिन बदलती है ना? लड़के, मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे इरादे क्या हैं। धीरे वर्नन। इसके बाद वर्नन अंकल ने अपनी आवाज धीमी कर ली कि हैरी भी उनकी बात मुश्किल से सुन पाया। तुम्हारे जैसे लोगों की खबरें
हमारी न्यूज़ में नहीं आती हैं। हैरी ने कहा, आपको क्या पता। डर्सली दंपत्ति कुछ पल तक उसे गुस्से में घूरते रहे। फिर पिटूनिया आंटी बोली, तुम एक नंबर के झूठे हो। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि हैरी को उनके होठों से शब्दों का अंदाज़ा लगाना पड़ रहा था। यहाँ मंडराने वाले उल्लू अगर तुम्हें खबर नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ओहो। वर्नन अंकल ने विजयी अंदाज में कहा, लड़के इस सवाल का जवाब देकर बताओ, जैसे हमें ये पता ही नहीं कि तुम्हें अपने मतलब की खबरें उन बेहुदा पक्षियों से मिलती हैं। उसने सपाट लहजे में कहा, उल्लू मुझे कोई खबर नहीं दे रहे हैं। पिटूनिया आंटी तत्काल बोली, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मुझे भी नहीं है, वर्नन अंकल ने जोश में कहा। पिटूनिया आंटी फिर बोली, हमें पता है तुम किसी अजीब गुंताड़े में लगे हो। वर्नन अंकल ने उसे चमकाते हुए कहा, देखो हम मूर्ख नहीं हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। हैरी बोला, उसका पारा चढ़ गया। इससे पहले कि डर्सली दंपत्ति उसे वापस बुलाएं, वो मुड़कर मकान के सामने वाले लॉन को पार कर गया, बगीचे की नीची दीवार को फांदकर सड़क पर पहुंच गया। वो जानता था कि वो संकट में फंस गया है। उसे बाद में अंकल आंटी का सामना करना पड़ेगा और अपनी बदतमीजी की कीमत चुकानी होगी, लेकिन इस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें थीं। हैरी को यकीन था कि वो आवाज़ ज़रूर किसी के अंतर्ध्यान या प्रकट होने की आवाज़ थी। डॉबी नाम का घरेलू जिन हवा में गायब होते समय ऐसी ही आवाज़ करता था। कहीं डॉबी तो प्रिविट ड्राइव में नहीं आया? क्या डॉबी इस वक्त उसका पीछा कर रहा है? ये ख्याल आते ही उसने मुड़कर प्रिविट ड्राइव की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हैरी को यकीन था डॉबी अदृश्य रहकर पीछा नहीं कर सकता। वो सड़क पर चलता रहा। उसे पता नहीं था कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि जब वो पिटूनिया आंटी के बगीचे में था तो कोई न कोई जादूगर या जादुई प्राणी उसके आस पास जरूर था। फिर उसकी कुंठा बढ़ने लगी और यकीन कम होने लगा। शायद वो जादुई आवाज़ ना हो, शायद वो जादुई दुनिया से संपर्क करने के लिए इतना उतावला था कि सामान्य आवाज़ को जादुई मान रहा है। क्या वो ये यकीन के साथ कह सकता है कि वो आवाज़ पड़ोस के किसी मकान में किसी चीज़ के टूटने की नहीं थी? हैरी को अपने पेट पर एक बोझ महसूस हुआ। उसे पता चलने से पहले ही निराशा की भावना जो गर्मियों भर उसे सताती थी एक बार फिर उस पर हावी हो गई। कल सुबह वो 5 बजे के अलार्म से एक बार फिर उठेगा, दैनिक जादूगर लाने वाले उल्लू को नट देगा। लेकिन क्या अखबार लेने से कोई फायदा था? इन दिनों बस पहले पन्ने पर सरसरी निगाह डालने के बाद ही वो अखबार फेंक देता। वो सोच रहा था कि मूर्ख अखबार वालों को जब वोल्डेमॉर्ट के लौटने का पता चलेगा तो वो खबर पहले पन्ने पर छपेगी, और हैरी को उसी खबर का इंतजार था। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसके सबसे अच्छे दोस्तों रॉन और हरमाइनी की चिट्ठी आ जाएगी। हालांकि उनकी चिट्ठियों में से कोई भी खास जानकारी नहीं मिलती थी। उसने ये उम्मीद पहले ही छोड़ दी थी। जाहिर है हम तुम जानते हो कौन के बारे में ज़्यादा नहीं लिख सकते। हमें महत्वपूर्ण बातें लिखने से मना कर दिया गया है, क्योंकि रास्ते में कोई भी इन चिट्ठियों को हथिया कर पढ़ सकता है। हम काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन हम तुम्हें विस्तार में कुछ नहीं बता सकते। काफ़ी कुछ हो रहा है, मुलाकात होने पर बताएंगे। लेकिन उनसे मुलाकात कब होगी? कोई भी उसे इसकी निश्चित तारीख नहीं बता रहा था। हरमाइनी ने हैरी के जन्मदिन पर भेजे कार्ड में लिखा था, उम्मीद है तुमसे जल्द ही मिलेंगे। लेकिन वो जल्दी कितनी जल्दी आएगा? हैरी ने उनकी चिट्ठियों में अस्पष्ट संकेतों से अंदाज़ा लगा लिया था कि हरमाइनी और रॉन एक ही जगह पर थे, शायद रॉन की मम्मी डैडी के घर पर। उसे सहन नहीं हो रहा था कि वो दोनों मज़े से रॉन के घर पर हैं, जबकि वो प्रिविट ड्राइव में फंसा हुआ है। दरअसल उसे उन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने हनी ड्यूक्स चॉकलेट के उन दोनों पैकेटों को बिना खोले ही फेंक दिया था जो उन्होंने उसके जन्मदिन पर भेजे थे। बाद में उसे अपनी बेवकूफ़ी पर पछतावा हुआ, क्योंकि उस रात पिटूनिया आंटी ने डिनर में उसे सिर्फ सूखा सलाद खिलाया था। रॉन और हरमाइनी किस काम में व्यस्त हैं? हैरी क्यों व्यस्त नहीं था? क्या उसने ये साबित नहीं किया था कि वो उनसे ज़्यादा बड़े काम कर सकता था? क्या वो लोग भूल गए थे उसने कितना कुछ किया है? वही तो कब्रिस्तान में गया था, उसी ने तो सेड्रिक की हत्या होते देखी थी, उसी को तो कब्र के पत्थर से बांधा गया था, वही तो वोल्डेमॉर्ट के हाथों मरते मरते बचा था। इस बारे में मत सोचो हैरी, उसने खुद को गर्मियों में 100वीं बार गंभीरता से याद दिलाया। रात को सपनों में वो बार बार कब्रिस्तान पहुंच जाता। बस इतना ही काफ़ी था, दिन में उस घटना को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मैग्नोलिया क्रेसेंट के पास पहुंचकर एक मोड़ पर मुड़ा। वो उस गैरेज के पास वाली संकरी गली से गुजरा जहां उसने अपने गॉड फादर सीरियस को पहली बार देखा था। कम से कम सीरियस तो हैरी की दिल की भावनाओं को समझता था।
हालांकि रॉन और हरमाइनी की चिट्ठियों की तरह उसकी चिट्ठियों में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती थी, लेकिन कम से कम उनमें चिढ़ाने वाले संकेतों की बजाय सावधानी और सांत्वना की बातें तो होती थीं। मैं जानता हूँ तुम्हें बेचैनी हो रही है, अपने हाथ साफ रखना, कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सावधान रहना, गुस्से में कोई कदम मत उठाना। हैरी मैग्नोलिया क्रेसेंट पार करके मैग्नोलिया रोड पर मुड़ा और पार्क की तरफ चल दिया। हैरी सोच रहा था वो काफ़ी हद तक सीरियस की सलाह पर ही चला था। उसने अपनी इस इच्छा को दबा लिया था कि वो जादुई झाड़ू पर संदूक बांधकर रॉन के घर की तरफ उड़ जाए। वो सोच रहा था कि उसका व्यवहार काबिल तारीफ था। अगर इसके बारे में सोचा जाए कि प्रिवेट ड्राइव में वो इतने लंबे समय तक फंसे रहने के कारण कितना कुंठित हो चुका है और कितना नाराज़ है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे क्यारियों में छिपकर न्यूज़ सुननी पड़ती थी। चाहे जो भी हो, उसे ये बात चुभ रही थी कि गुस्से में कदम न उठाने की सलाह वो दे रहा है जो 12 साल तक जादूगरों की जेल अज़्काबान में कैद रहा है। ये सलाह वो दे रहा है जिसने वहाँ से भागने के बाद वो हत्या करने की कोशिश की थी जिसके लिए उसे सज़ा हुई थी और जो चुराए हुए गरुड़ अश्व पर बैठकर भाग गया था। हैरी पार्क के बंद गेट को फांदकर अंदर गया, मुरझाई हुई घास पर चलने लगा। झूलों के पास पहुंचकर उस इकलौते सही सलामत झूले पर बैठ गया जो डडली और उसके दोस्तों के हाथों टूटने से बचा हुआ था। वो सोच रहा था कि कल उसे न्यूज़ सुनने का कोई नया तरीका सोचना होगा, लेकिन तब तक उसका समय बहुत ही बुरा गुजरेगा। एक बार फिर उसकी रात बेचैनी में कटेगी, क्योंकि जब उसे सेड्रिक के बुरे सपने नहीं आते थे तब भी उसे लंबे अंधियारे गलियारे दिखाई पड़ते। उसे लगता था कि बंधन में रहने के कारण उसे ऐसे सपने दिख रहे हैं। उसके माथे का निशान अब भी बार बार दुखता था, लेकिन अब वो अच्छी तरह जानता था कि रॉन, हरमाइनी या सीरियस इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। पहले तो निशान दुखने से चेतावनी मिलती थी कि वोल्डेमार्ट दोबारा ताकतवर बन रहा है, लेकिन अब वो लोग यही कहेंगे कि वोल्डेमार्ट की वापसी के बाद इसका बार बार दुखना स्वाभाविक है। चिंता की कोई बात नहीं, खबर पुरानी है। इस नाइंसाफ़ी से उसका मन आक्रोश से भर गया। वो गुस्से में चिल्लाना चाहता था। अगर वो नहीं होता तो किसी को पता नहीं चलता कि वोल्डेमार्ट वापस लौट आया है और उसे ये इनाम मिला कि वो पूरे 4 हफ्तों से लिटिल विंगिंग में फंसा हुआ है, जादुई दुनिया से कटा हुआ। डम्बलडोर उसे आसानी से भूल गए। रॉन और हरमाइनी उसके बिना एक साथ रह रहे हैं। उसे कब तक ये सहन करना पड़ेगा? सीरियस ने उसे अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करने की सलाह दे दी। गुस्से भरे विचार हैरी के दिमाग में घुमड़ते रहे। उसके पेट में गुस्से की मरोड़ उठने लगी। उसे पता नहीं था कि वो कितनी देर झूले पर बैठा था। कुछ आवाज़ों से उसके विचारों का सिलसिला टूटा। उसने सिर उठाकर देखा। पास वाली सड़कों पर स्ट्रीट लैंप जल चुके थे। उसकी हल्की रोशनी में उसने कुछ लोगों को पार्क के पास से गुजरते हुए देखा। उसमें से कोई जोर जोर से भद्दा गाना गा रहा था, बाकी लोग हंस रहे थे। हैरी उन लोगों को जानता था। सबसे आगे वाला लड़का बेशक उसका मौसेरा भाई डडली डसली था, जो अपने वफादार गैंग के साथ घर जा रहा था। डडली पहले जितना ही मोटा था, लेकिन 1 साल की डाइटिंग और एक नई प्रतिभा के उदय के कारण उसके शरीर में काफ़ी बदलाव आ गया था, जैसा कि वर्नन अंकल हर सुनने वाले को खुशी खुशी बताते थे। डडली हाल में ही साउथ ईस्ट का जूनियर हैवीवेट इंटर स्कूल बॉक्सिंग चैंपियन बन गया था। वर्नन अंकल बॉक्सिंग को शानदार खेल कहने लगे थे। इसकी वजह से डडली पुराने स्कूल के उन दिनों से भी भयानक दिखने लगा था जब वो हैरी को अपने मुक्कों का निशाना बनाता था। अब हैरी को अपने कजिन से डर नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो डडली के बॉक्सिंग चैंपियन बनने की खबर से खुश नहीं था। पड़ोस के बच्चे पहले भी डडली से डरते थे। वो उससे पॉटर लड़के से भी ज़्यादा डरते थे, जिसके बारे में उनके माता पिता ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वो पक्का गुंडा है और लाइलाज अपराधी बच्चों के लिए सुरक्षित सेंट ब्रूट्स केंद्र में पढ़ता है। डडली को वहाँ से गुजरते देखकर हैरी का मन हुआ कि वो उन्हें पीछे से आवाज़ देकर बुलाए, लेकिन उसने अपनी इच्छा दबा ली। अपनी तरफ से झगड़ा मोल लेना समझदारी नहीं थी। उसे जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। डडली के गैंग की आवाज़ें अब सुनाई नहीं दे रही थीं। वो उछल हो गए थे और मैग्नोलिया रोड की तरफ जा रहे थे। उसने उदासी से सोचा, ये लो सीरियस। गुस्से को दबा लिया। अपने हाथ, अपने नाक, कान साफ रखे हैं। तुम होते तो इतना संयम नहीं रख पाते। खड़े होकर अंगड़ाई ली। पिटूनिया आंटी और वर्नन अंकल को लगता था कि डडली जब शाम को घर लौटता है
वो घर लौटने का सही समय होता है, उसके बाद बहुत देर हो जाती है। वर्नन अंकल ने हैरी को धमकी दे रखी थी, अगर वो डडली के घर आने के बाद लौटा तो वो उसे शेड में बंद कर देंगे। प्रिविट ड्राइव की तरह ही मैग्नोलिया रोड पर भी सुंदर लॉन वाले बहुत सारे बड़े और चौकोर मकान थे। हैरी को लिटिल विंगिंग रात में ज़्यादा अच्छा लगता था, जब पर्दे पर लगी खिड़कियां अंधेरे में रत्नों की तरह चमकती थीं और उनके पास से गुजरते समय उसे अपने आवारा जैसे हुलिये के बारे में ताने नहीं सुनने पड़ते थे। वो तेज़ तेज़ कदमों से चल रहा था, इसलिए मैग्नोलिया रोड के आधे रास्ते पर ही उसे डडली का गैंग दोबारा दिखाई पड़ा। हैरी ने गैंग के लड़कों के जाने का इंतज़ार किया। जब उनकी आवाज़ें आना बंद हो गईं तो वो मैग्नोलिया क्रेसेंट के मोड़ पर मुड़कर जल्दी जल्दी चला और डडली के पास पहुंच गया, जो गुनगुनाता हुआ आराम से जा रहा था। हाय डडली दादा। डडली ने पलट कर देखा। ओह, तो तुम हो? हैरी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम डडली दादा कब से बन गए? डडली ने मुड़कर गुर्राते हुए कहा। चुप रहो, बढ़िया नाम है, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा राज दुलारे ही रहोगे। हैरी ने मुस्कुराकर अपने कजिन के साथ चलते हुए कहा। मैंने कहा चुप रहो। डडली के हाथ अब मुक्के के आकार में बंध गए थे। तुम्हारे दोस्तों को पता नहीं तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या कहकर पुकारती हैं? अपना मुंह बंद रखो। तुम अपनी मम्मी से तो मुंह बंद रखने को नहीं कहते हो ना? लाडले मुन्नू, राजा बेटा, कैसे नाम हैं? क्या मैं तुम्हें नामों से पुकार सकता हूँ? डडली कुछ नहीं बोला। वो हैरी का मुंह तोड़ना चाहता था, खुद को रोकने के लिए उसे संयम रखना पड़ रहा था। तो आज रात को तुमने किसकी पिटाई की है? हैरी ने कहा। 10 साल के लड़के की? मैं जानता हूं कि 2 दिन पहले तुमने मार्क इवांस की पिटाई की थी। डडली ने गुर्रा कर कहा। उसने हरकत ही ऐसी की थी, मेरा मजाक उड़ा रहा था। अच्छा, क्या उसने ये कहा था कि तुम ऐसे सुअर की तरह दिखते हो जो अपने 2 पैरों पर चलना सीख गया है? लेकिन डडली, ये मजाक नहीं था, ये तो सच था। ये सुनकर डडली के जबड़े की एक मांसपेशी फड़कने लगी। हैरी को ये जानकर संतोष हुआ कि वो डडली को इतना ताव दिला रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपनी कुंठा अपने कजिन में भर रहा था। वो सकरी गली में मुड़े जहां हैरी ने सीरियस को पहली बार देखा था। एक तरफ बने गैरेज की दीवारों और दूसरी तरफ की ऊंची फेंस के कारण उनके कदमों की आवाज़ दब गई थी। डडली ने कुछ पल बाद कहा। तुम उस चीज़ के कारण खुद को 30 मार खा समझते हो, है ना? कौन सी चीज़? वही जिसे तुम छिपाए हुए हो। हैरी मुस्कुराया। डडली, तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितने दिखते हो। मुझे लगता है अगर तुम उतने मूर्ख होते तो तुम एक साथ चल और बोल नहीं सकते थे। डडली गुर्रा कर बोला। इस चीज़ के बिना तुम्हें मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है ना? और तुम्हें तो 10 साल के लड़के से भिड़ने के लिए अपने साथ 4 दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। तुम उस बॉक्सिंग चैंपियनशिप की डींगे हाँकते रहते हो। तुम्हारा विरोधी कितना बड़ा था? 7 साल का या 8 साल का? डडली ने कहा। मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, वो 16 साल का था और मुझसे मुकाबला करने के बाद 20 मिनट तक बेहोश पड़ा रहा। अच्छा, तुम रुको तो सही, मैं डैडी को बताता हूँ कि तुमने वो चीज़ बाहर निकाली थी। अच्छा, अब डैडी के पास भाग रहे हो? क्या छोटा बॉक्सिंग चैंपियन बुरे हैरी की छड़ी से डर गया? डडली ने व्यंग में कहा। रात को तुम्हारी बहादुरी कहाँ जाती है? हैरी ने हैरानी से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? सोते समय मेरी बहादुरी कहाँ जाती है? मैं किन चीज़ों से डरूंगा? तकियों से? डडली ने हाँफते हुए कहा। कल तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे और सिसक रहे थे, सेड्रिक को मत मारो, सेड्रिक को मत मारो। ये सेड्रिक कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैं? तुम झूठ बोल रहे हो। हैरी ने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसका मुंह सूख गया। वो जानता था कि डडली झूठ नहीं बोल रहा है। उसे सेड्रिक के बारे में कैसे पता चल सकता था? डैडी, मेरी मदद करो डैडी, वो मुझे मारने वाला है डैडी। चुप रहो डडली, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, चुप हो जाओ। मेरी मदद करो डैडी, मम्मी मेरी मदद करो, उसने सेड्रिक को मार डाला, वो मुझे भी। उस चीज़ को मेरी तरफ मत तानो। डडली गली की दीवार से सट गया। हैरी की छड़ी डडली के सीने की तरफ तनी हुई थी। हैरी के खून में डडली के प्रति 14 साल की नफरत उबलने लगी। वो इस वक्त डडली पर प्रहार करना चाहता था। वो किसी मंत्र के जरिए उस पर वार करना चाहता था, ताकि वो कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगता हुआ घर जाए, वो गूंगा हो जाए, उसके चेहरे पर मुहासे उगाएं।
इस बात का जिक्र दोबारा मत करना। तुम समझ गए? उस चीज को दूसरी तरफ करो। मैंने पूछा, तुम मेरी बात समझ गए? उस चीज को दूसरी तरफ करो, दूसरी तरफ। डडली की सांस अजीब तरीके से टूट गई, जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। रात को कुछ हो गया था। सितारों से भरा नीला आसमान अचानक काला हो गया। सितारे, चांद और गली के दोनों सिरों के धुंधले स्ट्रीट लैंप गायब हो गए। पेड़ों की सरसराहट और कारों की दूर से आती आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक बहुत ठंड हो गई थी। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा उसने अनजाने ही जादू कर दिया है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तर्कपूर्ण विचार आया। वो होश में आ गया। उसके पास सितारों को गायब करने की शक्ति नहीं थी। हैरी को डडली की दहशत भरी आवाज सुनाई दी। तुम ये क्या कर रहे हो? इसे बंद करो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, चुप रहो, हिलना मत। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधा हो गया हूं। मैंने कहा चुप रहो। हैरी ने उसी जगह खड़े खड़े अपनी आंखें दाएं बाएं घुमाई। ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो कांपने लगा। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये असंभव है, वो यहाँ नहीं आ सकते। लिटिल विंगिंग में तो नहीं। उसने अपने कानों पर जोर डाला। दिखने से पहले उसे उनकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी। मैं डैडी को बताऊंगा। तुम कहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो? जरा चुप रहो। मैं सुनने की कोशिश, लेकिन वो चुप हो गया। उसे वो चीज़ सुनाई दे गई जिसका उसे डर था। इसके अलावा उस गली में कोई और था जो लंबी घरघराती खड़खड़ाती सांस अंदर खींच रहा था। हैरी को दहशत का भयानक झटका लगा और वो ठंडी हवा में कांपने लगा। इसे बंद करो, मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगा। सच कह रहा हूं, मुक्का मार दूंगा। हैरी के सिर पर एक मुक्का पड़ा और उसके पैर जमीन से उठ गए। उसकी आंखों के सामने तारे चमकने लगे। 1 घंटे में दूसरी बार हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए हों। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से छड़ी छूट गई। हैरी चिल्लाया, डडली, बेवकूफ कहीं के! दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अंधेरे में छड़ी ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसे डडली की चलने की आवाज आ रही थी जो लड़खड़ाता हुआ गली में आगे जा रहा था। डडली, लौट आओ, तुम सीधे उसी तरफ जा रहे हो। एक भयानक चीख दिखाई दी। डडली के कदमों की आहट रुक गई। उसी पल हैरी को पीछे से भी ठंडक का एहसास हुआ। इसका मतलब वो एक से ज्यादा हैं। डडली, अपना मुंह बंद रखना। तुम चाहे जो करो, मुंह कसकर बंद रखना। हैरी दहशत में बुदबुदाया। उसने अपने हाथ मकड़ियों की तरह जमीन पर घुमाए। छड़ी कहाँ है? प्रकाशित भव उसके मुंह से अपने आप निकल गया, क्योंकि वो छड़ी खोजने के लिए, रोशनी के लिए छटपटा रहा था। उसे देखकर राहत मिली कि दाएं हाथ से कुछ इंच दूर पर रोशनी हो गई। छड़ी की नोक पर रोशनी हो चुकी थी। हैरी ने लपक कर छड़ी उठा ली, खड़ा हुआ और पलटा। उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। एक लंबी नकाबपोश आकृति उसकी तरफ लहराती हुई चली आ रही थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। पीछे लड़खड़ाते हुए हैरी ने अपनी छड़ी उठाई। पितृदेव संरक्षणम! उसकी छड़ी से सफेद धुएं की लहर निकली, जिससे दमपिशाच धीमा हो गया, लेकिन मंत्र ने काम नहीं किया। उसके दिमाग में दहशत हो गई। ध्यान केंद्रित करो। दमपिशाच के दुशाले के नीचे भूरे, गंदे और पपड़ीदार हाथ उसकी तरफ निकल कर बाहर आ रहे थे। हैरी के कान सुन्न होने लगे। पितृदेव संरक्षणम! उसे अपनी आवाज धीमी और दूर से आती हुई लग रही थी। उसे अपने दिमाग में तीखी हंसी सुनाई दे रही थी। सोचो, कोई खुशी भरा विचार सोचो। लेकिन उसके अंदर खुशी का नामो निशान नहीं था। दमपिशाच की उंगलियां उसके गले पर कसने लगी। तीखी हंसी और तेज हो रही थी। मौत के सामने सिर झुकाओ हैरी। हो सकता है इसमें दर्द ना हो, मुझे पता नहीं। मैं कभी मरा ही नहीं हूँ। वो दोबारा रॉन और हरमाइनी को देख पाएगा। जब वो सांस लेने के लिए छटपटाया तो उसके दिमाग में उन दोनों के चेहरे स्पष्टता से उभर आए। पितृदेव संरक्षणम! हैरी के छड़ी के सिरे से एक बड़ा सफेद मृग निकला और उसने अपने सींगों से दमपिशाच को सीने से उठाकर फेंक दिया। दमपिशाच परास्त होकर चमगादड़ की तरह दूर दूर उड़कर चला गया। इस तरफ! हैरी ने मृग से चिल्लाकर कहा। अपनी प्रकाशित छड़ी को थाम कर वो गली में आगे की तरफ भागा। डडली, डडली! मुश्किल से 10-12 कदम
भागते ही वो उसके पास पहुंचा। डडली ज़मीन पर पड़ा था। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर ढक रखा था। दूसरा दम पिशाच उस पर झुका हुआ था और अपने चिपचिपे हाथों से डडली की कलाइयाँ पकड़े था। वो धीरे धीरे प्यार से डडली के हाथों को हटा रहा था और अपने नकाब वाले सिर को डडली के चेहरे पर इस तरह झुका रहा था जैसे उसे चूमने वाला है। हैरी गरजा, उस पर हमला करो। सफ़ेद मृग तेजी से झपट कर उस तरफ चल दिया। जब दम पिशाच का आंख विहीन चेहरा डडली के चेहरे से बस इंच भर दूर था, तभी मृग ने अपने सींगों से दम पिशाच पर हमला कर दिया और पहले वाले दम पिशाच की तरह उसे हवा में उछाल दिया। ये दम पिशाच भी अंधेरे में उड़कर ओझल हो गया। सफ़ेद मृग गली के सिरे पर पहुंचकर धुंध में खो गया। चांद, सितारे, स्ट्रीट लैंप दोबारा नजर आने लगे। गली में गर्म हवा बहने लगी। मैग्नोलिया क्रेसेंट में चलने वाली कारों की धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगी। हैरी अब भी स्तब्ध था। उसकी टी शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी। वो पसीने से नहा गया था। अभी अभी जो हुआ था उसे यकीन नहीं हो रहा था। दम पिशाच यहाँ आए थे, लिटिल विंगिंग में। डडली सुबकता और कांपता हुआ ज़मीन पर लेटा हुआ था। हैरी झुककर देखने लगा, डडली उठकर खड़ा हो सकता है या नहीं। लेकिन तभी उसे पीछे से भागते हुए कदमों की आवाज़ आई। वो बिना सोचे समझे छड़ी दोबारा उठाने लगा। सामने से सिर फिरी बूढ़ी पड़ोसन मिसेस फिग हाँफती हुई आ रही थी। उनके उलझे हुए सफ़ेद बाल उनके जूड़े से निकलकर बिखर गए थे। उनके हाथ में शॉपिंग बैग झूल रहा था और उनके पैर उनकी स्लीपर्स में से आधे बाहर निकल रहे थे। हैरी ने अपनी छड़ी छिपाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ख लड़के, उसे अंदर मत रखो, वो चिल्लाईं। आसपास और भी हो सकते हैं। ओह, मैं मंडंगस फ्लेचर को जॉन से मार डालूंगी।